हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। इसमें मैं आप लोगों के साथ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिस्कस करूँगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कह लो या साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल किसने दिया था, तो एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया था। पहले ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है एफ डब्ल्यू टेलर की हिस्ट्री। तो आज देर ना करते हुए हम लोग शुरू करेंगे टेलर के दिए हुए सारे प्रिंसिपल्स को। इसमें मैं टेलर के दिए हुए प्रिंसिपल्स और साथ में उनके टेक्निक को भी डिस्कस करूंगी, तो आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है टेलर का, ये है साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। अगर नॉर्मल सेंस में समझने की कोशिश करें ना, तो टेलर यहाँ से ये कहना चाहते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ना एक साइंटिफिक मेथड होना चाहिए प्रोडक्शन के लिए। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मेथड यूज़ करेंगे प्रोडक्शन के लिए, वो बिल्कुल एनालाइज्ड होना चाहिए। उसके पीछे के हर कारण को, चीज़ों को समझ लेना चाहिए कि अगर हम इस मेथड को यूज़ करेंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो जो भी डिसीजन होगा ऑर्गेनाइजेशन में, वो साइंटिफिक एनालिसिस के बेसिस पे होना चाहिए रेदर देन पर्सनल जजमेंट। मतलब कि जो भी मैनेजमेंट की टीम है, वो अपने पसंद नापसंद से डिसीजन ना ले, वो डिसीजन साइंटिफिक चीज़ों को एनालिसिस करके ले। और हर काम के लिए ऑर्गेनाइजेशन में वन बेस्ट मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए। मतलब एक ही मेथड लीजिए, बेस्ट मेथड लीजिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में इफ़िशियंसी को मैक्सिमाइज़ किया जा सके और वेस्टेज को रिड्यूस किया जा सके। जब तक इफ़िशियंसी नहीं आएगी प्रोडक्शन में और वेस्टेज को कम नहीं किया जाएगा, तब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर सकता है। टेलर का सेकंड प्रिंसिपल है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अगर हिंदी में समझे ना, तो ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की शांति नहीं भंग होनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर ऑर्गेनाइजेशन में शांति भंग हो गई तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल टारगेट करता है म्यूचुअल कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स होते हैं और जो ओनर्स होते हैं, उनके बीच में लिंक जो है, लिंक का काम कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। तो हम कह सकते हैं ना, मैनेजमेंट लिंकिंग पिन है ओनर्स और वर्कर्स के बीच में। तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की टीम को यही चाहिए कि दोनों के बीच में ना म्यूचुअल कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को बनाए रखे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज़ें सही से हो, काम सही तरीके से हो। अगर किसी वर्कर ने काम किया है तो उसको रिकॉग्निशन मिले, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसको दूर करने की कोशिश की जाए, तभी ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रो नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी को एक दूसरे की कंडीशन को समझना है, हर एक को इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि ना वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है और वर्कर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन इम्पोर्टेंस है। तो इस प्रिंसिपल के थ्रू जो टेलर है ना, उन्होंने सजेस्ट किया है ऑर्गेनाइजेशन में मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब जो सोच है, वो सोच बदलनी चाहिए, चाहे वर्कर्स की सोच कह लो या मैनेजमेंट की सोच कह लो। इसका मतलब देखिए, मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंकिंग। हर किसी की थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म कर देना है। मतलब हर कोई एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोचे और हर कोई एक दूसरे के इम्पोर्टेंस को समझ सके, और ऑर्गेनाइजेशन में दोनों एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है, तभी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म तक चलेगा और सोसाइटी में भी इसका फ़ायदा होगा, एम्प्लॉयज़ की भी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी और कंपनी की भी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। थर्ड प्रिंसिपल है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। यहाँ पे कह रहा है ना, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। हर कोई अपने इंडिविजुअल फ़ायदे के बारे में ऑर्गेनाइजेशन में ना सोचे। ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक किसी के फ़ायदे के बारे में सोचना है, वो फ़ायदा होगा ऑर्गेनाइजेशन का। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा तो अल्टीमेटली वो बेनिफिट एज़ अ रिटर्न एम्प्लॉइज़ को ही मिलेगा। तो इस प्रिंसिपल के थ्रू टेलर ने ये सजेस्ट करने की कोशिश की है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरनल कंपटीशन है, इंटरनल कंपटीशन को रिप्लेस कीजिए कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन से। मीन्स सब लोग एक दूसरे का साथ दें, सबका साथ सबका विकास। आपने सुना होगा ना, हर कोई एक दूसरे का साथ देगा तो ऑर्गेनाइजेशन विकास करेगा, अल्टीमेटली इसका फायदा एम्प्लॉयज़ को भी मिलेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में म्यूचुअल गिव एंड टेक रिलेशनशिप होना चाहिए। आप हमारे लिए करो, हम आपके लिए करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए काम करते हैं और इन रिटर्न जितने भी टाइम वर्कर्स ने काम किया है, उनका कंपनसेशन उनको रेम्युनरेशन, सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन के रूप में मिलता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये समझना है कि एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो दोनों ही एक दूसरे को म्यूचुअली
कोऑपरेट करे, कोलैबोरेशन के साथ काम करे, तो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगी और एम्प्लॉइज भी ग्रो करेंगे, सबका साथ सबका विकास होगा। टेलर का फोर्थ प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अब देखो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर्स है उनके डेवलपमेंट के बारे में भी ऑर्गेनाइजेशन को सोचना चाहिए, क्योंकि वर्कर्स की जब इफिशिएंसी बढ़ेगी, वर्कर्स की जब प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को लेके हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि हर वर्कर के, हर एम्प्लॉइज़ के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन को काम करना चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब समझ सकते हैं हम, पर्सनल डेवलपमेंट होना चाहिए उनका, स्किल्स का डेवलपमेंट होना चाहिए, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स में और लीडरशिप डेवलपमेंट होना चाहिए। क्योंकि जब कोई वर्कर ऑल अराउंड डेवलप हो जाएगा तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को ही अल्टीमेटली फ़ायदा मिलेगा। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में होना क्या है, इसके लिए जो भी वर्क है, वर्कर्स को एलोकेट करना है, लेकिन एज पर देयर कैपेबिलिटी। जिसकी जो कैपेबिलिटी है उसको उसी के अकॉर्डिंग काम देंगे तो उससे इफिशियंसी बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स की इफिशियंसी बढ़ेगी। वर्कर्स की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए और वर्कर्स, इफिशिएंट वर्कर शुड बी पेड मोर। अब ऑर्गेनाइजेशन में ना दो तरह के वर्कर्स होते हैं, एक इफिशिएंट होते हैं, एक लेस इफिशिएंट होते हैं। अनइफिशिएंट को तो कोई रखेगा ही नहीं। तो जो इफिशिएंट वर्कर्स है उनको उनके काम के हिसाब से ज़्यादा पे करना चाहिए और जो लेस इफिशिएंट है उनका पेमेंट कम होना चाहिए। तो इससे फ़ायदा ये मिलेगा ना कि जब इफिशिएंट वर्कर्स को ये दिखाई देगा कि उनको उनके काम के लिए प्रॉपर रिकॉग्निशन मिलता है, पेमेंट मिलता है, तो वो हमेशा अपनी एफिशिएंसी को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसका बेनिफिट अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को ही मिलेगा। और इससे इनएफिशिएंट वर्कर्स और सीखेंगे कि भाई देखिए कि हम कम एफिशिएंट है, हमें कम पैसा मिलता है, तो वो और अपने ऊपर काम करेंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे, जिससे अल्टीमेटली जो लेस एफिशिएंट वर्कर्स है वो भी एफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम शुरू कर रहे हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक्स एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है और टेक्निक्स बेसिकली क्या है ना, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए टेलर ने कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स दी है। मतलब ये जो टेक्निक है ये सपोर्टिंग टूल है किसके लिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के लिए। तो फर्स्ट टेक्निक है फंक्शनल फॉरमैनशिप। अब देखिए ये क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन के अकॉर्डिंग फॉरमैनशिप होना चाहिए, एम्प्लॉयज का ग्रुप होना चाहिए, जैसा काम वैसे एक्सपर्ट, वैसा यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इस प्रिंसिपल के, इस टेक्निक के थ्रू टेलर ने ये सजेस्ट किया है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको फुलर यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज का, तो ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा स्पेशलाइजेशन को फॉलो करना चाहिए। काम को डिवाइड करना है स्मॉलर पार्ट्स में, असाइन करना है एक्सपर्ट को, मतलब जो जिस काम में एक्सपर्ट है हम उसको उसी काम को देंगे, और एक्सपर्ट के बेसिस पे अलग अलग डिपार्टमेंट बना देना है। तो इस टेक्निक में फोकस किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कीजिए अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए दो डिपार्टमेंट सजेस्ट किया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में दो डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए, दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होना चाहिए। प्लानिंग डिपार्टमेंट डिसिप्लिन को देखेगा एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्वालिटी ऑफ वर्क को देखेगा। और हर डिपार्टमेंट शुड बी हेडेड बाय 4 पीपल। तो हर डिपार्टमेंट में 4 हेड होंगे। उसी तरह देखिए प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो 4 हेड होंगे वो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होगा, फिर रूट क्लर्क, फिर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और लास्ट में डिसिप्लिनेरियन होंगे। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी 4 हेड होंगे। फर्स्ट होगा स्पीड बॉस, दूसरा होगा गैंग बॉस, तीसरा होगा रिपेयर बॉस और लास्ट होगा इंस्पेक्टर। सेकेंड टेक्निक है टेलर का स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो इस टेक्निक के थ्रू टेलर ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क के लिए स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए और जो स्टैंडर्ड होगा उससे काम सिंपल होना चाहिए। तो स्टैंडर्डाइजेशन में क्या है कि हर प्रोसेस के लिए, हर काम के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना है। मीन्स जैसे कि अगर कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा है तो हर बार प्रोडक्शन के लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होना चाहिए। हर प्रोडक्ट के लिए एक बेंचमार्क सेट होना चाहिए और उस बेंचमार्क को फॉलो करते ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है, ताकि हर प्रोडक्ट सिमिलर हो, किसी प्रोडक्ट में किसी तरह का डिफरेंस ना हो, प्रोडक्ट एकदम होमोजीनियस हो, चाहे वो टेस्ट हो, साइज हो, क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो। इसके लिए करना क्या है, ये इंश्योर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन में एवरीवन शुड वर्क इन सेम डायरेक्शन, हर कोई सेम डायरेक्शन में काम करे। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, वर्क को सिंपल करना है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बिना मतलब का हटा देना है। जैसे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर बिना मतलब की अननेसेसरी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, कलर्स है, साइज है, सब हटा दीजिए, सिंपल प्रोडक्ट रखिए। सिंपल है तो सबको पसंद आएगा। इससे ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे का बचत होगी, किसकी बचत होगी, टाइम, एफर्ट और मनी की बचत होगी। इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी,
भी इम्प्रूव होगा और बिना मतलब के जो एक्सेस कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। थर्ड टेक्निक है टेलर का मेथड स्टडी। इस टेक्निक के थ्रू टेलर ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बेस्ट मेथड को आइडेंटिफाई करना है, जो मेथड सुटेबल हो, मोस्ट सुटेबल हो किसी भी पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि देखिए, जब भी कोई भी काम होता है तो बहुत सारे तरीके होते हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए, तो उन सारे तरीकों में से ना सबसे बेस्ट को चूज करना है, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके। मीन्स प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाए, क्वालिटी जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को मैक्सिमाइज किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके, जिससे कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिले। और जब कस्टमर सेटिस्फाइड होगा प्रोडक्ट से तो ऑटोमेटिकली रिपीट सेल्स होगा ऑर्गेनाइजेशन में, और रिपीट सेल्स से ऑटोमेटिकली प्रॉफिट इंक्रीज होगा और कंपनी को एडवर्टीजमेंट कॉस्ट वगैरह सब कम करना पड़ेगा। वो टेक्निक है टेलर का मोशन स्टडी। अब मोशन स्टडी का मतलब होता है स्टडी ऑफ मूवमेंट्स व्हाइल डूइंग अ जॉब। किसी भी काम को करने में ना वर्कर्स क्या मूवमेंट कर रहे हैं उसकी स्टडी करना मोशन स्टडी कहलाता है। अब देखिए, मूवमेंट जो होते हैं ना दो टाइप के होते हैं, एक प्रोडक्टिव मूवमेंट होता है, दूसरा अनप्रोडक्टिव मूवमेंट होता है। तो मोशन स्टडी के अंदर सिर्फ मूवमेंट को एनालिसिस नहीं किया जाता है, स्टडी नहीं किया जाता, जितने भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है उसको एलिमिनेट भी किया जाता है। फोकस यही है कि सारे अननेसेसरी मूवमेंट को, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को रिड्यूस किया जा सके, हटाया जा सके, ताकि किसी भी जॉब को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लग रहा है उस टाइम को कम किया जा सके। क्योंकि जब टाइम कम हो जाएगा पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए तो काम इफिशिएंट तरीके से होगा, और टाइम कम लगेगा तो कॉस्ट भी कम लगेगा, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट ज़्यादा होगा ऑर्गेनाइजेशन में। फिफ्थ टेक्निक है टेलर का टाइम स्टडी। अब इसके अकॉर्डिंग ना इसमें ये करना है कि किसी भी काम को करने के लिए जो भी एक स्टैंडर्ड टाइम लगता है उस टाइम को डिटरमाइन करना है। उसके बाद उस टाइम को ही वर्कर्स को एलोकेट करना है कि जब आप किसी को काम दे रहे हो तो उसको टाइम बता दीजिए पहले से ही कि आपको इतने टाइम में इस काम को करना है। और टाइम स्टैंडर्ड जो है वो कैसे सेट होगा, ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल रीडिंग्स। रीडिंग्स कौन करेगा, जो मैनेजमेंट की टीम है वो क्या करेगी, पहले वर्क को देख लेगी कि उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो वर्कर्स को एलोकेट करेगी ये काम। अब इसके बाद जब टाइम को सेट करेंगे तो ये भी देख लेंगे ना उस काम को करने के लिए कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, और उसी के अकॉर्डिंग जो भी एम्प्लॉइज़ हैं उनकी इंसेंटिव्स को फ्रेम किया जाएगा। मतलब किसी काम को करने में कितना समय लग रहा है, कितने एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है, और उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉइज़ को हायर किया जाए, उनके इंसेंटिव्स को डिसाइड किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेज को मिनिमाइज़ किया जा सके। सिक्स्थ टेक्निक है फैटिग स्टडी। अब फैटिग स्टडी बेसिकली किससे रिलेटेड है, रेस्ट इंटरवल से रिलेटेड है। तो इस स्टडी के थ्रू टेलर ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, अब टास्क की बात ये कह सकते हैं ना कि एक शिफ्ट, काम का क्या शिफ्ट है, कितने घंटे की ड्यूटी है, तो उस ड्यूटी में जो भी वर्कर्स है वो कितना इंटरवल, रेस्ट इंटरवल ले रहे हैं, और जो भी रेस्ट इंटरवल ले रहे हैं वो कितने ड्यूरेशन का है। मीन्स रेस्ट इंटरवल का टाइमिंग क्या है, जो रेस्ट ले रहा है वो 5 मिनट का है कि 10 मिनट का है, और कितनी फ्रिक्वेंसी है रेस्ट इंटरवल की। मतलब 8 घंटे के जॉब में एक एम्प्लॉय कितनी बार रेस्ट लेता है और कितनी कितनी देरी पे रेस्ट लेता है, दोनों को देखना है। और यहाँ पर फोकस ये है ना कि उनके रेस्ट, उन क्या रेस्ट ले रहे हैं ना वो इसलिए देखना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में इफिशिएंसी लेवल को मेंटेन किया जा सके। अब ये कहें कि किसी को छुट्टी नहीं देंगे, काम के बीच में 8 घंटे लगातार काम करना है तो ऐसे नहीं हो सकता। 8 घंटे लगातार काम किया ही नहीं जा सकता, तो बीच में तो लंच ब्रेक या फिर टी ब्रेक, स्नैक्स का ब्रेक तो देना ही पड़ता है, तभी तो कोई एफिशिएंट वर्कर की एफिशिएंसी बनी रहेगी। तो ये जो बेसिकली स्टडी की जाती है ना, वर्कर्स की एफिशिएंसी के लेवल को मेंटेन रखने के लिए की जाती है। लास्ट टेक्निक है टेलर का डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब देखिए, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ना टेलर ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो इफ़िशिएंट एम्प्लॉय हैं और लेस एफिशिएंट वर्कर्स है उनके बीच में डिफरेंशिएशन होना चाहिए। अब डिफरेंशिएशन हम कैसे कर सकते हैं, जो एफिशिएंट वर्कर हैं उनका, उनको उनके काम के अकॉर्डिंग पेमेंट कीजिए, और लेस एफिशिएंट वर्कर है ना उनको थोड़ा कम दीजिए। अब इससे क्या होगा कि जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको अवार्ड देंगे, प्राइज़ देंगे, उनकी सैलरी बढ़ा के देंगे, तो वो बहुत मोटिवेटेड होंगे और ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव सोचेंगे। और जो लेस एफिशिएंट वर्कर है वो उससे ये सोच के मोटिवेट होंगे, अच्छा देखो एफिशिएंट वर्कर है, उसने अच्छे से काम किया तो उसको अवार्ड मिला, उसको एक्स्ट्रा सैलरी मिली, तो अगर हम करेंगे तो हमको भी मिलेगा। तो वो कहीं न कहीं और ज़्यादा मेहनत करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट देने की कोशिश करेंगे ताकि उनको भी अवार्ड मिल सके, रिकॉग्निशन मिल सके, क्योंकि रिकॉग्निशन हर किसी को प्यारा होता है। हर किसी को अपनी पहचान चाहिए होती है, इम्पोर्टेंस चाहिए होता है।
थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मैं और कौन से चैप्टर को पहले आप लोगों को पढ़ाऊँ, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं केस स्टडी को सॉल्व करूँ तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।